जिद से किसी भी राष्ट्र का निर्माण और भला नहीं हुआ। अब अमेरिका को ही देख लीजिए। एक तरफ जहां ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका शटडाउन से जूझ रहा है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, जानेंगे आगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ फेज 1 की वोटिंग से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब क्या है वो झटका और क्या भाजपा के इस नुकसान का फायदा उठा पाएगी आरजेडी, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा जयपुर में क्यों बदले गए हैं जगहों के नाम, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन आज 36वें दिन पे पहुंच चुका है और ये बन चुका है अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन। इससे पहले 2018 में 35 दिनों तक सरकार ठप रही थी, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर है। आज हम समझेंगे कि शटडाउन होता क्या है, ये क्यों हुआ और किस पर असर पड़ा और आगे क्या खतरे हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अमेरिका में फिस्कल ईयर यानी आर्थिक वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। इसी समय तक नया बजट पास होना ज़रूरी होता है, जिससे कि सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी विभागों को फंडिंग मिल सके। लेकिन इस बार बजट पास नहीं हो पाया। वजह हेल्थ केयर सब्सिडी को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच टकराव। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी बढ़ाई जाए और रिपब्लिकन्स को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ी तो सरकारी खर्च बढ़ेगा और बाकी विभागों पर असर पड़ेगा। फंडिंग बिल सीनेट में 14 बार वोटिंग के लिए गया, लेकिन हर बार जरूरी 60 वोट नहीं मिले। यहाँ अटका मामला फिलिबस्टर की वजह से, जिसमें विपक्ष बहस लंबी खींचकर वोटिंग रुकवा देता है। जब बजट पास नहीं होता तो सरकार कई विभागों को फंड देना बंद कर देती है और नतीजतन सरकारी कामकाज रुक जाता है। कई कर्मचारियों को मजबूरन छुट्टी पर भेज दिया जाता है और इसे ही गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। इस शटडाउन ने लगभग 14 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित किया है। 6.7 लाख कर्मचारियों को अनपेड लीव पर भेज दिया गया। 7.3 लाख कर्मचारी बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। इनमें सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारी ये भी शामिल हैं। सीबीओ की रिपोर्ट के मुताबिक रोज लगभग 3,300 करोड़ रुपए की सैलरी का नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि बाद के कुछ हिस्से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन पूरा नुकसान वापस नहीं मिलेगा। हवाई यातायात प्रणाली पर संकट गहरा गया है। 11,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को वेतन नहीं मिला। कर्मचारी तनाव और थकान के चलते ड्यूटी पर नहीं आ रहे। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 16,700 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हुई, 2,282 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स में तो 80% स्टाफ ही नहीं पहुंचा। परिवहन मंत्री ने माना कि सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। शटडाउन का सबसे बड़ा झटका गरीब और मध्यम वर्ग को लगा है। 42 मिलियन यानी 4.2 करोड़ अमेरिकों की फूड स्टैम्प सहायता बंद हो गई है। यूएसडीए के पास सिर्फ $5 बिलियन का रिजर्व बचा है, जबकि नवंबर के लिए $9.2 बिलियन चाहिए। 25 राज्यों ने इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया है। राज्यों का कहना है कि गरीबों की फूड सप्लाई काटना गैर कानूनी है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर खतरा, जीडीपी में 1% से 2% की गिरावट संभव। अब तक अर्थव्यवस्था को $11 बिलियन का नुकसान। इतिहास में शटडाउन भी कई शर्मनाक स्थितियां पैदा कर दी हैं। 2013 में यूएस कनाडा सीमा की सफाई का जिम्मा सिर्फ एक व्यक्ति पर रह गया था और विश्व युद्धों में मरे अमेरिकी सैनिकों के 24 विदेशी कब्रिस्तान भी बंद कर दिए गए थे। तो अमेरिका जैसा सुपर पावर भी राजनीतिक टकराव के कारण इतने बड़े आर्थिक और मानवीय संकट में फंस सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। भागलपुर की पीरपैंती सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक ललन कुमार ने पार्टी छोड़ दी है और आरजेडी का दामन थाम लिया है। क्यों हुआ ऐसा और इसका चुनावी असर क्या होगा, चलिए जानते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भागलपुर जिले की
पैरपैती विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक ललन कुमार ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। बुधवार को उन्होंने औपचारिक तौर पर आरजेडी की सदस्यता ली। उन्हें तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी में शामिल कराया और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। ये कदम इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय पर हुआ है जब चुनाव अपने अंतिम चरण में है और उम्मीदवार अपनी रणनीति को आखिरी रूप दे रहे हैं। ललन कुमार के पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है टिकट कटना। इस बार बीजेपी ने पीरपैती सीट से ललन की जगह मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के इस फैसले से नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा कि मेरी भाजपा के साथ राजनीतिक यात्रा अब समाप्त होती है। लेकिन अब लगता है कि भाजपा को मुखर दलित नेतृत्व की आवश्यकता नहीं रही। यानी ललन कुमार ने न केवल टिकट कटने पर असंतोष जताया बल्कि ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी दलित नेतृत्व को महत्व नहीं दे रही। उनका ये बयान चुनावी वातावरण में दलित मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। आरजेडी में शामिल होते ही ललन कुमार ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल का कारवां बढ़ता रहे, आज से मैं भी हुआ शामिल। तेजस्वी में बिहार बनाना है, हम सबने मिलकर ठाना है। तेजस्वी ही वर्तमान है, तेजस्वी ही भविष्य, जय भीम। इस संदेश में दो बातें साफ दिखाई देती हैं। पहला कि वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व से बेहद प्रभावित हैं और दूसरा वे अब दलित युवाओं और सामाजिक न्याय की राजनीति पर जोर देंगे। ललन कुमार का आरजेडी में जाना सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों में बदलाव ला सकता है, खासकर भागलपुर और आसपास की सीटों पर। ललन कुमार दलित वोट बैंक में पकड़ रखते हैं और पीरपैती क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत छवि काफी मजबूत है। बीजेपी से असंतुष्ट कुछ वोट अब आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। चूंकि ये सीट सुरक्षित वर्ग से जुड़ी है, इसलिए ये फैसला खासकर एससी वोटर्स पर असर डाल सकता है। बीजेपी को अपने नए उम्मीदवार के लिए मेहनत दुगनी करनी होगी, जबकि आरजेडी को एक नया चेहरा मिल गया है। तो बीजेपी के अंदरूनी असंतोष को भुनाने की क्षमता रखता है, तो अब बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज होकर नेता पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं रही। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसा कदम उठाना चुनावी हवा की दिशा बदल सकता है। आपके मुताबिक क्या ललन कुमार का ये फैसला आरजेडी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मौजूदा कार्यकारिणी की आखिरी बैठक में जिन प्रमुख स्थलों के नाम बदले गए हैं, उनमें भारत जोड़ो एलिवेटेड ब्रिज भी शामिल है। 3 साल पहले इस पुल का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर रखा गया था। अब इसका नाम बदलकर कर दिया है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु। इसके अलावा सेंट्रल पार्क और टोंक रोड का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम पर रखने का फैसला हुआ है। रामनिवास बाग में बन रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराज हेडगवार के नाम पर होगा। 3 चौराहों का नाम भी बदला गया है, परशुराम सर्किल, चित्रगुप्त सर्किल और खाटू श्याम सर्किल। कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ने का संदेश देने वाले पुल का नाम बदलना शुद्ध राजनीतिक चाल है और काम न करने की नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि नाम बदलना महापुरुषों का सम्मान है, किसी का नाम हटाकर दूसरे का नहीं रखा गया है। उनका कहना है कि सरदार पटेल ने देश को जोड़ा था, इसलिए ये नाम उचित है, राजनीति नहीं, जनता की भावनाओं का सम्मान हो रहा है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।